तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो प्रश्नावली 1.1 के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारा इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तक जो पिछले लेक्चर में बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करी थी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको कैसे निकालना है ये तो हम आसानी से निकाल देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप की भी है प्रश्नावली 1.1 के अंदर। तो उन क्वेश्चनों का कंसेप्ट समझने के लिए हमको उनके उदाहरण करने पड़ेंगे। तो उन्हीं के उदाहरण में से मैंने एक उदाहरण यहाँ पर उठाया है, पेज नंबर 7 पर है आपका उदाहरण नंबर 2, जिसको मतलब जिसमें इसने हमको दे रखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो बच्चों इस टाइप के जो हमारी प्रश्नावली के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन है, कम से कम 3 क्वेश्चन है प्रश्नावली के अंदर। तो हमको उन क्वेश्चन को करने के लिए समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन होते कैसे। ठीक है बेटा, तो उनको वहाँ पर समझने के लिए हमको यहाँ पर अगर हमने समझ लिया तो वहाँ पर हमको आसान लगेंगे। तो मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। तो इसको बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। पहले तो आपको ये पता है पूर्णांक क्या होते हैं। देखो इस तरह की मैंने आपको संख्या रेखा पर बताया है पहले ही कि 0 के इस तरफ जो नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5, इन नंबरों को बेटा हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। देखो सबसे पहले तो ये जो नंबर लाइन बनाई है, संख्या रेखा बनाई है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांकों की संख्या रेखा। ठीक है, तो 0 के जो इधर वाले नंबर है, इस तरफ वाले नंबर, मतलब ये जो नंबर है, ये सब नंबर क्या होता है बेटा? ये नंबर होते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पहले भी बता चुका हूं आपको ये बातें मैं। और इधर वाला जो नंबर है उनको हम बोलते हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक, बताया है मैंने पहले भी आपको। ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है बेटा, अब देखो धनात्मक पूर्णांक के अंदर ये जो 2 के गुणे वाले नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और चलते जाते हैं, मतलब इस टाइप के नंबर 2 4 6 8 10 12 कोमा डैश 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 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी चलते जा रहा है। तो इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन नंबरों को हम बोलते हैं धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक। और इनको छोड़कर जो नंबर बच रहे हैं, जैसे कि 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, आगे 7 बच रहा है, 9 बच रहा है, 11 बच रहा है, 13 बच रहा है, तो उस टाइप के नंबर को बेटा क्या बोलते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। नंबर तो दोनों धनात्मक है ना, सम और विषम हमने छाड़ दिए, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक तो कैसे होता है बेटा? देखो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी आगे तक चलते जा रहा है और वो भी आगे तक चलते जा रहा है। तो ये धनात्मक समपूर्णांक होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए। तो अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन के बारे में। हमारे क्वेश्चन के बारे में वो क्या बोल रहा है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q+1 के रूप का होता है। इस बात का मतलब क्या है? अभी समझा देता हूँ आपको इस बात का मतलब क्या है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q+1 के रूप का होता है। मतलब इसका मतलब क्या? तो कहने का मतलब ये है कि देखो मुझे बताओ, वो जो नंबर है 2q, इसके अंदर आप 1 की जगह कुछ, q की जगह आप कुछ भी रख दो। जैसे q की जगह मान लो मैंने 1 रख दिया, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 × 1 बराबर 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, q की जगह मैंने 3 रखा यहाँ पे, तो 2 × 3 6 मिला। q की जगह मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 × 2 4 मिला। q की जगह मैंने 5 रखा, तो 2 × 5 10 मिला। तो हमने क्या देखा कि q की जगह हमने अलग अलग मान रखे और हमको आंसर क्या मिले? 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला,
है ना। 2 गुणित 4 भी अगर मैं कर लूँ, क्यू की जगह अगर मैं 4 पर रख दूँ तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये 8, ये 10। तो हमने क्या देखा बेटा, ये वाला जो रूप है इसके अंदर हम क्यू के मान रखते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा, तो हमको धनात्मक समपूर्णांक मिलते हैं। ये होता है ना धनात्मक समपूर्णांक। तो हमने क्या देखा कि सभी धनात्मक समपूर्णांक हमको इससे मिल जाएंगे, सभी धनात्मक समपूर्णांक हमको इससे मिल जाएंगे। हम क्यू का मान रखते रहेंगे और हमको धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने क्यू का मान 6 रखा तो 6 दूनी का मिल जाएगा, मुझे 12 मिल जाएगा। 7 रखा तो 2 7 का मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले रूप के अंदर हम जैसे ही क्यू के मान रखते जाते हैं और हमको हमारे धनात्मक पूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक मिलते जाते हैं। तो हमने क्या बोल दिया भैया कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है हमको इससे मिल जाता है। तो ये जो रूप है ये क्या रूप है, ये प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। ठीक है, तो हम इसको लिख के कैसे बताएंगे, जैसे कि हम इसको बोलते रहे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो इस रूप का होता है। मतलब इसके अंदर हम क्यू का कुछ भी मान रखेंगे तो हमको जो भी संख्या मिलेगी वो धनात्मक समपूर्णांक ही होगी, है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे आप। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने हमको 2 क्वेश्चन दे दिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, दोनों सवालों को एक ही क्वेश्चन में करके बताऊंगा कैसे। तो देखो हम इसका हल लिख रहे हैं। पहले तो हम इसका हल लिख रहे हैं। अब देखो धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, सीधी सी बात है। धनात्मक पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, मान लो मैंने एक संख्या मान ली, मानना, फिर तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हम उधर भी लिख पाए। तो माना a कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो बेटा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या, ए धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो सम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और विषम धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। हमने सिर्फ क्या लिखा है कि ए जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ए क्या हो सकता है, धनात्मक सम पूर्णांक भी हो सकता है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां तक मैंने मान लिया। तथा b, इसको मैं क्या मान रहा हूं, तो इसको मैं 2 मान रहा हूं। b बराबर 2 है। अब देखो यहाँ पे मैंने b जो माना है वो 2 के बराबर क्यों माना है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, इस a में इस 2 से भाग दे देते हैं, है ना। आप कंसेप्ट को समझो, मैं इसके अंदर लिखने का चाह रहा हूँ और क्या लिखूंगा तो हमको आंसर कैसे मिलेगा, है ना। तो ये पहले क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप इसके और क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सीक्वेंस है किस टाइप से चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 से इस a में भाग दूंगा। तो मैंने 2 से a में भाग दिया। तो मुझे बताइए आप, अगर आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपके पास 4 है और आप 2 से भाग दे रहे हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आता है ना। जैसे यहाँ पे 2 आया और हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पे 4 मिलता है, 2 गुणित 2 यहाँ पे 4 मिलता है और नीचे कुछ शेषफल आ जाता है। इस टाइप से करते हो आप। या फिर अगर इस तरीके से मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ तो देखो यहाँ पे 2 के पढ़े में 5 आते हैं क्या, नहीं आते। उससे कम क्या आते, 4 आते। कितने बार में आते, 2 बार में आते। तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, मतलब इस 2 का इस 2 में गुणा हुआ होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा और 5 में तो 4 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो हमको क्या मिलता है, जब हम 2 संख्याओं का भाग देते हैं तो हमको 2 नई संख्या और मिलती है, जिसको हम एक को तो भागफल बोलते हैं और एक को शेषफल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे बताओ, यहाँ पे हम 2 से a में भाग देंगे तो देखो a भी कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, कोई संख्या होगी। तो हम 2 से 1 में भाग देंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा। तो उस भागफल को हमने क्या बोल दिया बेटा, q बोल दिया, है ना। तो जब ये 2 का मैं q में गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2q। और जब a में से 2q जाएगा, मतलब a में से अगर कोई संख्या जाएगी तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। उस शेषफल को मैंने क्या बोल दिया, r बोल दिया। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में। मैंने क्या करा, जैसा वहाँ पे करा वैसा ही यहाँ पे करा। वहाँ पे उन्होंने हमको संख्या दे रखी थी तो हमने भागफल और शेषफल में हमको संख्या मिल गई। लेकिन यहाँ पे हम जिसमें भाग दे रहे हैं वो कोई संख्या ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं क्या है। लेकिन हमको इतना तो पता है कि हम 2 से a में भाग देंगे, मतलब a कोई संख्या रही होगी तो 2 से a में भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे।
तो अब अगर मैं इसको आपके सामने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तौर पर लिखूं तो कैसा लिखेंगे हम इसको? तो वो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये होता है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बेटा? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य क्या है? हमारा भाज्य a है, तो a बराबर क्या आएगा बेटा? a बराबर 2q प्लस आर, 2q प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मुझे बताओ आप, जब आप 2 से 5 में भाग दे रहे थे तो आपको शेषफल क्या मिला? यहाँ पर 1 मिला। यहाँ पे 2 से आप 4 में भाग दे रहे थे, आपको शेषफल क्या मिला? 0 मिला। तो हम पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ के आए हैं कि जो भी हमको शेषफल मुझे मिलता है वो भाजक से कम ही मिलता है। अगर भाजक 2 है तो शेषफल या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे भाजक कौन है? तो यहाँ पे भाजक देखो 2 है, 2 है, तो हमारा शेषफल क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब हमको जो भी शेषफल मिलेगा वो हमारे भाजक से छोटा मिलेगा। तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे? जहाँ करके, जहाँ हमारा आर कैसा होता है बेटा? हमारा आर जो होता है वो 2 से तो क्या मिले होगा? छोटा होगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। मतलब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 1 होगा, और बराबर होगा तो 0 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब हमारे आर के मान क्या होंगे? देखो मैं यहाँ पे डैश करके लिख रहा हूँ, एरो बना के लिख रहा हूँ कि हमारे जो आर के जो मान रहेंगे वो क्या होंगे? या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? क्या करा मैंने? देखो मैंने सबसे पहले कहा, उसने हमसे पूछा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो उसने हमसे एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल पूछ लिए, सम धनात्मक सम पूर्णांक के बारे में भी पूछ लिया और धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में भी पूछ लिया। तो जब हम इस सवाल को एक ही 2 सवालों को एक ही बार में करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे ना सम लिखा ना विषम लिखा। हमने क्या बताया डायरेक्ट कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये ए जो है वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हमने यहाँ पे बी को जो माना है वो 2 के बराबर क्यों माना है? क्योंकि देखो हमारा सवाल में जब भी हमको इस टाइप के सवाल पूछेगा तो हमको देखना है कि हमारे को जो उसने क्यू दे रखा है या फिर क्यू के अलावा कोई भी नंबर, क्यू के अलावा वो कोई भी दे देगा, एम दे देगा, एन दे देगा, तो हम देखेंगे कि हमको अगर इस टाइप की जो संख्या मिलेगी 2q प्लस 1 2q, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि q के जो गुणे में जो अंक है वो क्या है। q के गुणे में अगर 3 होगा तो हम a में 3 से भाग देंगे। अभी q के जो गुणे में जो अंक है वो क्या है? वो 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे b को 2 के बराबर माना। अगर मुझे बताओ कि आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q प्लस 1 के रूप का होता है, 6q, तो अब q के गुणे में कौन है? 6 है, मतलब 6, तो आप यहाँ पे b को क्या मानोगे? 6 मानोगे। ठीक है ना? यहाँ पे b का वही मान रहेगा जो उसने हमको क्वेश्चन में q के गुणे में दे रखा है। तो ये हमने वहाँ से क्या माना? b का मान 2 मान लिया। उसके बाद हमने क्या करा? इस 2 से इस a में भाग दिया। तो देखो भाग देंगे हम तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर हमने क्या करा? हमने जो भाग दिया है इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो यहाँ पे लिख दिया, भाजक मतलब 2q है ना, भाजक और भागफल तो 2q लिख दिया हमने, और प्लस शेषफल तो r लिख दिया हमने। फिर हमने बताया भी है कि जहाँ जो ये r है वो क्या होता है? वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। मतलब हमारा भाजक क्या है? 2 है, तो ये मान जो है r का ये 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा होगा तो कितना हो सकता है? तो या तो 0 होगा या 1 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए इसके अंदर ये जो हमारे सामने समीकरण बनी, इसके अंदर अगर मैं r की जगह बेटा 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो r की जगह अगर मैं 0 रखूँगा तो मुझे a बराबर 2q प्लस 0 मिल जाएगा। मतलब कि क्या मिल जाएगा? a बराबर 2q मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे r की जगह अगर 1 रख दूँगा, r की जगह पे 1 रख दूँगा तो a बराबर 2q प्लस 1 मिल जाएगा, 2q प्लस 1 मिल जाएगा। तो मेरे को r के 2 मानों पर a के 2 अलग अलग मान मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल मिले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि r के विभिन्न मानों पर, r के विभिन्न मतलब यहाँ पे तो हमारे पास r के 2 ही मान है, अगर 4 होंगे तो उन चारों मानों पे हमको a के अलग अलग मान मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि r के विभिन्न मानों पर, r के विभिन्न
मानों पर जो a हमारा है वो क्या हो सकता है बेटा, या तो 2q प्लस 0 होगा, या मतलब अगर r बराबर 0 रहा होगा तो हमको a का मान क्या मिलेगा, 2q प्लस 0 मिलेगा। और अगर r का मान 1 रहा होगा मतलब 1 रहा होगा तो हमको क्या मिलेगा, या करके हमको a का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 2q प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि r के विभिन्न मानों पर a जो है वो 2q प्लस 0 या a बराबर 2q प्लस 1 हो सकते हैं। r के विभिन्न मानों पर a का जो मान है वो ये हो सकते हैं। r के विभिन्न मानों पर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, r के विभिन्न मानों पर a के मान ये या फिर ये हो सकते हैं। देखो व्यवस्थित लिख दिया मैंने, r के विभिन्न मानों पर, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऊपर क्वेश्चन है, तो r के दो अलग अलग मान थे, तो r के दो अलग अलग मानों पर हमको a के दो अलग अलग मान मिले। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भैया r के विभिन्न मानों पर a के मान जो है वो या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि r के विभिन्न मानों पर a के जो मान है वो ये या ये हो सकते हैं। तो मुझे बताओ कि 2q प्लस 0 को मैं 2q लिख सकता हूँ बस? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर इस a के अंदर, इस मतलब ये वाला जो मान है इसके अंदर मैं q का कोई भी मान रखता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे q का मान अगर 1 रखा, q बराबर अगर मैंने 1 रखा तो मुझे बताइए a का मान क्या मिलेगा। तो a का मान 2 गुणित 1 मतलब 2 मिलेगा। तो q का मान मैंने 1 रखा तो मुझे a का मान क्या मिला बेटा, 2 मिला कि नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार मैंने q का मान यहाँ पे क्या रखा बेटा, q बराबर मैंने 2 रखा तो मुझे a का मान क्या मिलेगा, 2 गुणित 2 मतलब 4, तो a बराबर 4 मिलेगा। q बराबर मैंने 3 रखा तो हमको a बराबर 6 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम आगे जाएंगे तो हमको और मान बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो मैंने q का मान 8 रखा तो मुझे a का मान क्या मिलेगा बेटा, तो यहाँ पे q की जगह 8 रख देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमें देख रहे हैं कि इस वाले a के मान के अंदर हम q का कोई भी मान रखते हैं तो हमको बेटा धनात्मक समपूर्णांक ही मिलते हैं। या तो 2 मिलता है या 4 मिलता है या 6 मिलता है या 8 मिलता है या 10 मिलता है या 12 मिलता है या 16 मिलता है ना। तो इस q के अंदर हम कोई भी मान रखो, कोई भी पूर्णांक रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी पूर्णांक रखो, तो हमको यहाँ पर a का जो मान मिलेगा वो हमेशा धनात्मक समपूर्णांक ही मिलेगा, है ना। और इसी प्रकार जब हम इसके अंदर, इस वाले a के अंदर q का कोई मान रखें तो यहाँ पे देखो मैं q का मान यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, q का मान मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ। तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, 2 गुणित 1 मतलब 2 और उसके अंदर 1 जोड़ना है प्लस करके तो 3। तो यहाँ पे a का मान मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, a बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पे q की जगह 0 रख दिया तो q की जगह अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा तो 2 गुणित 0 0 हो जाएगा और 0 में हम प्लस करके 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। तो जब हम q का मान 0 रखेंगे तो हमको a का मान क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम q का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1, a का मान हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने q का मान 8 रखा बेटा तो यहाँ पे देखो 8 2 गुणित 8 का हो जाएगा 16 और उसके अंदर प्लस करके 1 17 हो जाएगा। तो a का मान क्या मिलेगा हमको, 17 मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि इस वाले a के मान के मतलब इस वाले a का मान हम निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, q के लिए मान रखना पड़ेगा। तो देखो मैंने q का मान जब यहाँ पे 0 रखूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, a का मान 1 मिल जाएगा। q का मान अगर यहाँ पे 1 रखूँगा तो 2 गुणित 1 मतलब 2 और उसमें 1 जुड़ के 3 मिल जाएगा। q का मान में 2 रखूँगा तो 5 मिल जाएगा। q का मान में 8 रखूँगा तो 17 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि बेटा ये जो नंबर होते हैं ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। ये सभी नंबर जो है ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। और ये हमको किससे मिल रहा है, तो ये हमको इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं उनका रूप कैसा होता है, इस टाइप से होता है। और जितने भी धनात्मक सम पूर्णांक जो होते हैं उनका रूप किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर आप नोट करना चाहो तो फटाक से इन चीज़ों को नोट कर लो साइड में रफ कार्य में। इनको आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है ना। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर था वही सही। उसके आगे क्या है मैं आपको लिख के बता देता हूँ।
तो हमने क्या लिखा बेटा कि आर के विभिन्न मानों पर ए का जो मान है ए बराबर 2q या ए बराबर 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, मतलब है ना, ए बराबर 2q प्लस 1 हो सकते हैं, ये मान हो सकते हैं, ए के दो मान हो सकते हैं। तो हमने इस मान को देखा तो ये मान हमको क्या मिला, इससे हमको क्या मिला, तो इससे हमको धनात्मक समपूर्णांक मिले और इससे हमको धनात्मक विषम पूर्णांक मिले। तो हमने ये लिखने के बाद क्या लिख दिया, अतः पहले ये अतः लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद कि ए बराबर 2q जो है, ए बराबर 2q जो है वो धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। तो अब ये जो मैंने ये जो लिखा है आर के भिन्न मानों पर ए के मान जो होंगे या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे अतः करके बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप क्यू का कोई मान रखोगे तो आपको धनात्मक समपूर्णांक मिलेगा, है ना, धनात्मक समपूर्णांक मिलेंगे। इसके अंदर आप मान रखते होगे आपको सारे धनात्मक समपूर्णांक मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि भैया प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो इस रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो इस रूप का होता है। तो मैं पहले लिख दूंगा अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो भी होगा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक वो क्या होगा, ए बराबर 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक बटा इस रूप का होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ए बराबर 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये आप मैनेज कर लेना, थोड़ा राइटिंग मैंने छोटी छोटी लिखी क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह कम थी, तो मैंने ये लिख दिया आपके सामने। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था बेटा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो मैंने आपको एक तरीका तो ये था करने का जो मैंने बोर्ड पे बता दिया, उसने हमसे धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों के बारे में बात करी थी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कोई पूर्णांक ले लिया धनात्मक पूर्णांक, अब ये धनात्मक भी हो सकता है और धनात्मक समपूर्णांक भी हो सकता है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी हो सकता है। तो मैंने इसको नॉर्मली का मान लिया कि भैया ये तो धनात्मक पूर्णांक है ना। फिर तथा करके मैंने b को 2 के बराबर माना। 2 के बराबर क्यों माना, क्योंकि उसने हमसे इसी रूप में पूछा था कि 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप में। तो जो भी q का गुणांक रहेगा, q के गुणे में जो भी अंक रहेगा उसके बराबर हम b को मानेंगे। तो मैंने मान लिया। फिर मैंने क्या करा, इस b से इस 2 से इस a में भाग दे दिया। तो देखो ये हमारे सामने ऐसा आया। फिर हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में बदलने के बारे में सोचा। तो जब हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बदला तो कैसे बदलाएगा ये, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो a बराबर 2q प्लस r वाला रूप मिला हमको, जहां हमको पता है कि r का जो भी मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। हमारा भाजक क्या है, हमारा भाजक 2 है, तो मतलब r का मान क्या होगा, 2 से छोटा होगा। तो वो हमने कर दिया। तो 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या मान हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 0 या 1 हो सकते हैं, r के 2 मान हो सकते हैं। तो जब हमने r का मान 0 रखा तो हमको इस a का मान क्या मिला, तो जब हम r का मान 0 रखते हैं तो हमको a का मान जो है वो 2q प्लस 0 मिलता है, मतलब 2q मिलता है। तो हमने वहाँ पे लिख दिया, है ना। इसी प्रकार जब हम r का मान 1 रखेंगे इसके अंदर, तो r का मान हमने यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a बराबर 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 मिलेगा हमको। तो हमने लिखा वहाँ पे कि r के विभिन्न मानों पर, अलग अलग मानों पर हमको a के अलग अलग मान मिलेंगे। तो r के विभिन्न मानों पर a के जो मान हमको मिलेंगे वो या तो ऐसा होगा, a बराबर 2q होगा, या फिर a बराबर 2q प्लस 1 होगा। ये दो ही मान हो सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर ये वाला मान होगा तो इस वाले मान से हमको आंसर कैसे मिलेंगे, तो इस वाले मान से हमने जब q के मान रख के देखे तो हमको धनात्मक समपूर्णांक मिले, और इस वाले मान के अंदर जब हमने q के मान रख के देखे तो हमको धनात्मक विषम पूर्णांक मिले। तो हमने क्या बोला भैया कि अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो a बराबर 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है
वो a बराबर 2q+1 के रूप का होता है। इतना लिखने के बाद आप एक छोटी सी बात लिख देना कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, पीछे से आप बाद में क्या लिख दोगे कि जहाँ q जो है, q के मान क्या हो सकते हैं, तो q का मान 0 1 2 3 4 5 6, q क्या है वहाँ पे, तो लिख देना आप कि q कोई पूर्णांक है ना। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये लाइन लिखने के बाद आपका लिखना जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो उससे हमारा ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है ना। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे उसने एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछ लिए, तो हमको जो दूसरा तरीका है वो मेरे नज़र में इस तरीके से थोड़ा आसान है। तो जो दूसरा तरीका है उससे इस क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा, एक बार धनात्मक सम पूर्णांक के लिए करना पड़ेगा और एक बार धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा, पहले आप ये नोट कीजिए, है ना। इसके बाद जब मैं करके बताऊंगा दोनों, मतलब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरे तरीके से मैं करके बताऊंगा, तो फिर ये आपको जज करना है कि आपको कौन सा तरीका सही लग रहा है। जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से एग्जाम में लिख के आ जाना। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीके के बारे में। फटाक से नोट कीजिए इसको। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपके सामने करके बताता हूँ। ठीक है, पहले बार में, अब देखो इसने हमसे जैसे कि ये क्वेश्चन 2 बार, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहा कि एक ही क्वेश्चन में, तो पहले मैं जो पहले पूछ रहा था उसके बारे उसको हल करूँगा, फिर जो दूसरा पूछ रहा था फिर उसको हल करूँगा। ठीक है, तो पहले का पूछ रहा था उसने हमसे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होते हैं वो 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है वो 2q के रूप का होता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, कैसे होते हैं। धनात्मक सम पूर्णांक कैसे होते हैं बेटा, मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ धनात्मक सम पूर्णांक कैसे होते हैं। तो धनात्मक सम पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 2 4 6 8 10 12 और ये डॉट 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 आगे भी चलते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में है आपको अच्छे से। तो अब देखो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, ये जितने भी नंबर मैंने बोर्ड पे लिखे उनको एक एक करके यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे 2 लिखा मैंने, है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिखा। थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, जगह कम है। मैंने यहाँ पे 2 को लिखा, फिर 4 को लिखा यहाँ पे, फिर 6 को लिखा, फिर 8 को लिखा, फिर 10 को लिखा और फिर 12 को लिख दिया। एक ही लाइन में सब कर दिया मैंने। अब देखो इन सभी नंबरों के अंदर हमको किसी संख्या से भाग देना है। तो जहाँ जो हमने पहले वाले मेथड में करा था, पहले वाली विधि के अंदर करा था, b बराबर 2 से भाग दिया था। यहाँ पे भी हमारे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है। तो जो q के जो गुणांक में रहता है ना बेटा, उसी से भाग देते हैं। तो मैंने क्या करा बेटा, धनात्मक सम पूर्णांक पहले लिख दिया आपके सामने कुछ, है ना। तो उन धनात्मक सम पूर्णांक के अंदर मैं आपको उस 2 से भाग दे के बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 से भाग दिया, तो कितने बार जाएगा, 2 1 2, क्या मिला मेरे को, 0 मिला। ठीक उसी प्रकार मैंने 2 से इसके अंदर भाग दिया, 2 से इसके अंदर भाग दिया, तो क्या आया, 2 2 4, 2 2 4, क्या मिला मुझे, 0 मिला ना बेटा। फिर देखो मैंने यहाँ पे 2 से भाग दिया, 2 3 6, क्या मिला मुझे, 0 मिला। फिर मैंने 2 से भाग दिया इसके अंदर, 2 चौक 8, क्या शेषफल मिला, 0। फिर इसके अंदर 2 से भाग दिया मैंने, 2 5 10, क्या शेषफल मिला मुझे, 0। फिर मैंने यहाँ से 2 से भाग दिया 12 में, 2 2 6 12, क्या शेषफल मिला बेटा, 0 मिला। क्या शेषफल मिला, 0 मिला। तो पहले मैं आपके सामने जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं, अगर मैं इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख के बताऊँ, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख के बताऊँ, तो ये नंबर हमको किस तरह से आंसर देंगे। तो पहले मैं आपके सामने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख के बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखो बेटा ये जो है इसके अंदर हमारा भाज्य क्या है, तो ये, इसके अंदर हमारा भाज्य ये, इसके अंदर हमारा भाज्य ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये और इसके अंदर ये। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले हम भाज्य लिखते हैं ना बेटा, तो मैंने ये पहले 2 वाला भाज्य लिखा,
ये हमने भाज्य लिखा, तो देखो 2 कैसे आया बेटा ये, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणित भागफल क्या हमारे पास 2 गुणित 1 प्लस शेषफल 0 है ना। ठीक उसी प्रकार 4 बताओ मुझे, तो 4 जो है उसके अंदर देखो 2 गुणित 2 प्लस 0। 6 बेटा उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको हम लिखेंगे 2 गुणित 3 प्लस 0। 8 जो है उसको कैसे लिखेंगे हम, तो जो 8 है उसको हम लिखेंगे 2 गुणित 4 प्लस 0। 10 जो है उसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो उसको लिखेंगे हम 2 गुणित 5 प्लस 0। 12 जो है उसको कैसे लिखेंगे हम, तो 12 को हम लिखेंगे 2 गुणित 6 प्लस 0। 2 गुणित 6 प्लस 0। तो बेटा हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो ये हमने कुछ नंबर लिए थे, इसके बाद मैंने डॉट डॉट कर दिए नीचे कि और भी नंबर होते, लेकिन हमने लिखे नहीं, इतने नंबर लिखे हमने, इतने नंबरों के ऊपर हमने ऑपरेशन किया। तो उस ऑपरेशन में हमको क्या मिला बेटा, उस ऑपरेशन में हमको ये मिला कि ये सब धनात्मक समपूर्णांक है। देखो 2 4 6 8 10 12, 2 का पहाड़ा चल रहा है पूरा का पूरा। तो जो दो के गुणे में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो देखो ये सभी क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लाइन खींच के आपको पहले नंबर पे ये काम करना है, ये काम आपको यहाँ तक क्या करना है, पहले नंबर पे ये काम करना है। दूसरा नंबर पे आपको इधर से शुरू करना है, मतलब इसके नीचे आपको वो लिखना है। तो हमने क्या देखा कि ये सब क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो हमने देखा भैया कि हमारा जो धनात्मक समपूर्णांक है वो जो है वो किस टाइप से होते हैं बेटा, तो ये देखा हमने 2, हमने क्या देखा बेटा कि 2 4 6 8 10 ये सब धनात्मक समपूर्णांक है ना। तो हमने देखा कि देखो इन सब के अंदर 2 इसके अंदर भी आ रहा है, 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 और नीचे जाएंगे तो और भी 2 आते रहेंगे। तो वो 2 हमने लिख दिया क्योंकि 2 सबके अंदर आ रहा था। ठीक है बेटा, और इधर देखो पहले वाले के अंदर 1 आ रहा था, इधर दूसरे वाले के अंदर 2 आ गया, तीसरे वाले के अंदर 3 आ गया, चौथे वाले के अंदर 4 आ गया, 5 वाले के अंदर 5 आ गया, छठे वाले के अंदर 6 आ गया। तो ये जो थे ये मान हमको बदलते रहे, बदलते मिले, मतलब जिसके जो भी मान बदलते हैं उनको हम चर बोलते हैं, आपको पता है ना। तो ये मान तो सेम था, तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, इसके गुणे में जो भी मान है वो बार बार बदल रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। तो उसको हमने क्या लिख दिया बेटा, उसको हमने एक चर से बता दिया Q, 2Q। ठीक है ना बेटा। उसके बाद जो प्लस में देखो, इसके प्लस में भी 0, 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 तो सबके प्लस में 0। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया +0 है ना। इसको अगर मैं व्यवस्थित लिख के बताऊँ आपको, तो हमने क्या करा बेटा, हमने ये सब क्या थे, सब धनात्मक समपूर्णांक थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया हमारा जो धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक जो है वो किस टाइप के है बेटा, तो देखो यहाँ पे सबके अंदर 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। तो इधर वाला जो नंबर है 2 के गुणे वाले, वो नंबर बार बार बदल रहा है। तो उसको हमने एक चर से बता दिया, उस चर को हमने क्या नाम दिया Q। ठीक है, और प्लस में जितने भी नंबर है वो सब 0 है। तो हमने क्या देखा कि हमारा धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2Q + 0 के रूप के होते हैं, तो अर्थात करके मैं क्या लिखता हूँ उसको, अर्थात मतलब प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो इस रूप का होता है 2Q। अब ये 0 हटा देंगे हम, अर्थात प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। तो बेटा ये तो बात कर ली हमने धनात्मक समपूर्णांक के बारे में। अब धनात्मक विषम पूर्णांक ही बचा हुआ है। क्या कर रहा है आपको दिख रहा है, उसने हमसे बोला था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2Q के रूप का होता है। तो हमने पहले इसको हल करा, तो पहले मैंने क्या कर दिया आपके सामने, धनात्मक समपूर्णांक लिख के बता दिए कि भैया धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है। तो 2 4 6 8 10 12 मैंने 6 ही लिखे यहाँ पे, है ना। उसके बाद डॉट लगा दिया, ये तो आगे तक चलते जाएंगे। फिर मैंने जितने भी धनात्मक समपूर्णांक लिखे थे उसके अंदर एक संख्या से भाग दिया। वो संख्या क्या है, तो जिस रूप में हमसे मांग रहा ना, मतलब जो Q का जो गुणांक है ना, उससे हमने भाग देना शुरू कर दिया। तो देखो 2 जो है ये 2, इसके अंदर मैंने 2 से भाग दिया, 4 के अंदर 2 से भाग दिया, 6 के अंदर 2 से भाग दिया, 8 के अंदर 2 से भाग दिया, 10 के अंदर भी 2 से भाग दिया, 12 के अंदर भी 2 से भाग दिया। तो मैंने जब भाग दिया तो जो भी मुझे मिला उसको मैंने क्या के अंदर चेंज कर दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने क्या कहते हैं प्रयोग कर दिया, तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में हमने लिख दिया इस भाज्य को। तो ये भाज्य था 2, देखो तो इसका रूप क्या मिला हमको 2 गुणित 1 प्लस 0, 4 का रूप क्या मिला हमको 2 गुणित 2 प्लस 0, 6 का रूप क्या मिला हमको 2 गुणित 3 प्लस 0, 8 का रूप क्या मिला हमको 2 गुणित 4 प्लस 0, 10 का 2 गुणित 5 प्लस 0, 12 का 2 गुणित 6 प्लस 0। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने देखा कि भैया ये जो हमारे थे ये देखो क्या थे, धनात्मक समपूर्णांक थे। तो मैंने क्या कर दिया, इन सभी धनात्मक समपूर्णांक को यहाँ पे लिख दिया। धनात्मक समपूर्णांक बराबर हमने देखा तो सबके अंदर 2 2 2 2 2 आ रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। और फिर ये नंबर जो था, ये नंबर गुणे में जो था वो बार बार चेंज हो रहा था, तो जो नंबर चेंज हो रहा था उसको हमने क्यू लिख दिया कि भैया ये क्यू कुछ भी हो सकता है। फिर प्लस में 0 0 था तो प्लस में 0 लिख दिया। तो हमने देखा हमको धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2q प्लस 0 के रूप में मिला, है ना। तो हमने बोला कि धनात्मक समपूर्णांक बराबर 2q प्लस 0 के रूप का होता है, के रूप के होते हैं, है ना। फिर हमने इसको ढंग से व्यवस्थित लिखा कि अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो 2q है इसके अंदर आप q का मान रखते जाओ और आपको धनात्मक समपूर्णांक मिलता जाएगा। ये q क्या है, तो ये q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे भी आपका आखिरी में क्या लिखोगे, जहाँ q कोई पूर्णांक है ये आपको लिखना है ना। सबके अंदर लिखना है, जब भी हम ऐसा लिखेंगे ना अर्थात करके, अर्थात प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये q क्या है। तो ये q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आप लिख देना आखिरी में जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो 2 क्वेश्चन का पहला वाला हिस्सा हमने पूरा कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा वाला हिस्सा भी पूरा कर लेंगे। फिर आपको ये जज करना है कि जो दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया वो आपको ज़्यादा सरल लगा या फिर पहले वाला तरीका जिसके अंदर हमने दोनों के आंसर एक ही में कर दिए थे वो सरल है या फिर ये सरल है। तो पहले आप ये उतार लो, इसके बाद हम धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात करेंगे और उसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो इसके बाद क्या आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे, आप आसानी से कर लोगे। तो पहले आप ये नोट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं इस दूसरे वाले के बारे में जहाँ आपको लिख के बता रखा है इसने प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको अब हमको सिद्ध करना है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो दूसरा वाला पार्ट जो बच रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है वो हम करने जा रहे हैं। तो वो करने से पहले जैसे कि हमने इसके 2 पार्ट में करा इसको, है ना। इसका जो दूसरा तरीके से हमने करा तो दूसरे तरीके में हमको कितने पार्ट मिले, 2 पार्ट मिले, 2 भाग मिले। तो पहला भाग तो हमने अभी कर लिया था। तो आपको वहाँ पे ऊपर जब आपने लिखा था ना धनात्मक समपूर्णांक, उसके ऊपर आपको लिखना था भाग 1, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ बेटा, भाग 2 मतलब दूसरा भाग। पहला भाग के अंदर तो हमने ये वाला सोल्व कर लिया, दूसरे भाग के अंदर हम ये वाला सोल्व करेंगे। तो भाग 2 के अंदर अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, आपको मैंने बता ही दिया। धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 1 3 5 7 9 जो होते हैं वो होते हैं ना धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है बेटा, तो 1 3 5 7 9 11 6 नंबर लिख दिए मैंने, बहुत है बस। धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में ये 6 नंबर मैंने लिख दिया, बस बहुत है। तो अब देखो मैं 3 नंबर को लिख के इसी के नीचे हल करके आपको बता दूंगा, फिर हम वहाँ से दूसरा काम करेंगे। पहले मैंने क्या करा, ये जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक पहले उनको लिख दिया मैंने, 1 3 5, फिर यहाँ पे 7 लिख देता हूँ मैं यहीं पे नीचे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 11, लिख दिया मैंने। भाग किससे देना है बेटा हमको, तो देखो वो हमसे कौन से रूप में पूछ रहा है, वो हमसे 2q प्लस 1 के रूप में पूछ रहा है। तो जो q का यहाँ पे जो गुणांक है 2, उससे हमको भाग देना पड़ेगा। तो 1 के अंदर मैं 2 से भाग दूंगा, तो मैं 2 में ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि मुझे 1 या फिर उससे कम मिल जाए। तो 2 में मैं अगर 1 से गुणा करूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा, मतलब इसे 1 से ज़्यादा मिल जाएगा। तो मैं 0 से गुणा करूँगा ताकि मुझे 1 से कम मिल जाएगा। 2 गुणित 0 कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मैं 2 से दूंगा तो 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे मैं 2 से दूंगा तो 2 दूना 4, कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ से 2 में दूंगा तो 2 3 6, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 से दूंगा 2 चौक 8, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर यहाँ से 2 में दूंगा मैं, 2 से दूंगा तो 2 5 10, कितना बचेगा बेटा,
1 बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं उसको हम पहले यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। तो मैं इनको क्या लिखूँगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके नीचे क्या लिखूँगा मैं बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन सबके थोबड़े कैसे दिखेंगे, हमको कैसे दिखेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। तो ये जो हमको 1 है वो कैसा मिलेगा बेटा, हमको जो ये 1 है वो कैसा मिलेगा, तो देखो 2 गुणित 0 प्लस 1, 2 गुणित 0 प्लस 1 ऐसा मिलेगा। 3 कैसा मिलेगा बेटा, 3 हमको मिलेगा 2 गुणित 1 प्लस 1। 5 कैसा मिलेगा, तो 2 गुणित 2 प्लस 1। 7 कैसा मिलेगा, 2 गुणित 3 प्लस 1। 9 कैसा मिलेगा बेटा, 9 मिलेगा हमको 2 गुणित 4 प्लस 1। 11 कैसे मिलेगा हमको, 11 मिलेगा हमको 2 गुणित 5 प्लस 1। तो इसके अंदर भी वही देखना हमको। देखो ये जो भी नंबर है ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है, सब क्या है ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने देखा धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो देखो इसके अंदर सबके अंदर 2 तो आ ही रहा है ना। फिर तो ये 2 हम ऐसा कैसे लिख देंगे, देखो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो हमको कैसे मिले बेटा, तो वो हमको 2 2 2 2 2 2 सबके अंदर रिपीट हो रहा है ये। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर इसके बाद ये नंबर सब में चेंज हो रहा है, तो मैंने इन नंबर जो चेंज होने वाले नंबर को क्या लिख दिया बेटा, Q लिख दिया है ना। और फिर इसके बाद सबके अंदर प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, तो हमने क्या कर दिया, इसके प्लस में भी 1 कर दिया। तो हमने क्या लिखा बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप के होते हैं। टू क्यू प्लस 1 के रूप के होते हैं। हमने क्या देखा, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, तो 2Q + 1 के रूप के होते हैं। तो आप आखिरी में एक लाइन क्या लिखोगे, अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2Q + 1 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये आखिरी लाइन मेरे पास लिखने की जगह नहीं थी, तो आखिरी लाइन अर्थात के बाद वाली आपको लिखनी है। क्या लिखोगे आप, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे आप बराबर भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए वो लाइन बहुत लंबी चली गई। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 2Q + 1, या फिर आप इसको हटा दो बराबर को, है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप के होते हैं, है ना। ये लिख दिया आपने, इसका मतलब लिखोगे अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो दूसरा तरीका जो हमने करा उसके अंदर 2 भाग हुए। पहला भाग मैंने करा था धनात्मक विषम पूर्णांक वाला, दूसरा भाग धनात्मक विषम पूर्णांक वाला। तो अगर आपको ये तरीके सरल लगते हैं तो आप इस तरीके से कीजिए, हमारा जो दूसरा तरीका है अगर वो सरल लगता है तो उससे कीजिए, और जो पहला तरीका है वो सरल लगता है तो उससे कीजिए, वो ये आपको ऊपर है। अब चूंकि इसके अंदर हमको उसने क्या करा था, एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछ लिए थे, तो इसलिए हमको जो दूसरा वाला तरीका है 2 भाग में करना पड़ा। अब अगर मान लो वो 2 क्वेश्चन की जगह इस टाइप के अगर एक ही क्वेश्चन पूछे, तो मेरा ये मानना है कि जो दूसरा वाला तरीका हमने करा आप उससे करें, उससे करना ज़्यादा सरल होगा, है ना। क्योंकि ये तो उदाहरण नंबर 2 कर लिया हमने, अब उदाहरण नंबर 3 के अंदर उसने हमसे एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उस क्वेश्चन को मैं पहला जो तरीका था उससे नहीं कराया, उससे नहीं करूँगा, मैं दूसरे तरीके से करूँगा, ताकि आपको और अच्छे से दूसरा तरीका क्लियर हो जाए। तो पहले आप दूसरे भाग को भी नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे हम उदाहरण नंबर 3 के बारे में, इसको फटाक से नोट कीजिए।